गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोगों ने टेक्सोनॉमी या फ्लोरल टेक्सोनॉमी देख रहे थे, ठीक है। फ्लोरल टेक्सोनॉमी में जिसमें हमने सारे मीनिंग्स हम देख रहे थे कि क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, जिसमें से कल हम सेपल्स यानी कि कैलिक्स के देख चुके थे सारे वेरिएशंस। आज हम बात करेंगे कोरोला के वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। कोरोला एंड इट्स वेरिएशन, ठीक है। तो कोरोला सब जानते हैं और किसको कहते हैं हम, पेटल्स को कोरोला कहते हैं। दो कंडीशन हो सकती है पेटल्स में, एक हो सकती है पॉलीपेटलस कंडीशन और एक हो सकती है गेमोपेटलस कंडीशन। सबको पता है क्या होता है पॉलीपेटलस, जब सारे पेटल्स सेपरेटेड होते हैं, एंड गेमोपेटलस जब सारे पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वेरिएशन दे रखी है, शेप दे रखी है। शेप में सबसे पहली शेप है बाइलेबिएट। इसके बारे में मैंने कल भी बात करी थी आपसे। बाइलेबिएट शेप हमें कैलिक्स में मिल रही थी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होती है, ऑसिमम सेंटम यानी कि तुलसी का होती है, ठीक है। और तुलसी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, लेबिएटी और लिएबिएसी, इसको लिएबिएसी भी कहते हैं, ठीक है। तो बाइलेबिएट कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, दो लिप्स जैसे शेप होती है, यानी कि जो ओवरऑल जितने भी पैटर्न्स हैं या ओवरऑल जितने भी सैपल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप को दो लिप्स के रूप में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से, ठीक है। सेकंड है क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म क्या होता है कि जब जितने भी पैटर्न्स हैं वो डायगोनली प्लेस्ड हो। व्हाट आई मीन बाय द डायगोनली प्लेस्ड, यानी कि इस तरह से एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं एक्स शेप, कैसे भी कह सकते हो, या तो आप इसको कह दो कि एक्स शेप्ड हो, या हम इसको कह सकते हैं डायगोनली प्लेस्ड हो। ये जो है दोनों, इनको आप मार्क करना, बिकॉज़ दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही आपको फ्लोरल फॉर्मूला में काम आते हैं। जब हम बात करते हैं बाइलेबिएट ऑसिमम सेंटम में, तुलसी वाली फैमिली में, तब भी हम लिखते हैं कि 1/4 और C over इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हम बाय लगाते हैं, यानी कि जो डिवीजन का हम साइन लगाते हैं, तो डिवीजन का साइन का मतलब क्या है कि हम बाइलेबिएट कंडीशन को बता रहे हैं। और दूसरी बात है क्रूसीफॉर्म की। क्रूसीफॉर्म लिखा है क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली कौन सी है, आपकी सरसों को ब्रासिकेसी फैमिली, इसको ब्रासिकेसी फैमिली में बोला जाता है और क्रूसीफेरी फैमिली में बोला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर मिलता है, तो वहां भी जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है तब वहां भी ऐसा लिखा जाता है कोरोना मतलब कोरोला और 4x कंडीशन, ठीक है। वहां फ्लोरल फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है 4x। तो यहाँ जो x है वो किसी चीज को बता रहा है, क्रूसीफॉर्म, क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैंपैन्युलेट। ये सारी शेप्स हैं, कोई पूछने नहीं बैठा आपसे, आपको सिर्फ शेप पता होनी चाहिए कि बाई चांस आपसे मानो 1 वर्ड में पूछ लिया जाए कि कैंपैन्युलेट शेप किसमें होती है और कैंपैन्युलेट शेप की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इट इज अ बेल शेप। इसमें कोरोला कैसे जाते हैं, बेल शेप जो जाते हैं। आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं, आपको बगल में डायग्राम दिए हुए सबके। देन उसके बाद है कैरियोफिलिशियस। कैरियोफिलिशियस क्या है, पहली बात तो ये कैरियोफिलिशियस फैमिली में मिलता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कैरियोफिलिशियस, इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बताओ 90 डिग्री में किससे होते हैं, खुद से ही होते हैं। यानी कि जो पैटर्न है वो दो में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम पत्ती की बात करते हैं, इस तरह की पत्ती है, ठीक है। तो ये इस तरह से नीचे से तो लिम्ब शेप होता है। लिम्ब यानी कि नीचे का उसका लिम्ब, हम किसको बोलते हैं, पैर और हाथों को बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो नीचे का ये क्या है, इसका लिम्ब वाला पोर्शन होता है जो इसको अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है। और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसको क्या होता है, क्लॉ कहलाता है। ऊपर वाला पोर्शन ये क्लॉ कहलाता है। तो जो क्लॉ होता है वो लिम्ब से 90 डिग्री पर प्लेस्ड होता है। लिम्ब और क्लॉ इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं कैरियोफिलिशियस फैमिली में या कैरियोफिलिशियस कैरेक्टरिस्टिक में। देन इसके बाद है इनफंडिब्यूलिफॉर्म, फनल शेप्ड होते हैं। हाइपोक्रेटरीफॉर्म, इसके अंदर मतलब जो लिम्ब हैं वो तो फ्लैट होते हैं, जबकि जो ऊपर का क्लॉ वाला पोर्शन है वो बहुत बड़ा होता है, इलोंगेटेड ट्यूब। इसके बाद ट्यूबुलर, ट्यूब शेप्ड होते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पेप्लोनेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट पेप्लोनेशियस। आई गेस सब जानते होंगे पेप्लोनेशियस कंडीशन के बारे में। पेप्लोनेशियस कंडीशन मिलती है पेप्लोनेशी फैमिली में। पेप्लोनेशी फैमिली किसकी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी की फैमिली है। लेग्यूमिनेसी में 3 फैमिली होती है, माइटोसॉइडी, पेप्लोनेसी और एक और होती है माइटोसॉइडी, पेप्लोनेसी और एक और होती है, मेरे दिमाग से
एक और होती है, 3 फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी के अंदर, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी में ऐसे भी किस फैमिली में मिलता है, पेप्लोनेसी फैमिली। पेप्लोनेसी फैमिली कौन सी फैमिली है, पी फैमिली, ठीक है। मटर फूल जिसे हम बोलते हैं, ये मटर फूल है, ठीक है। तो पेप्लोनेसी फैमिली में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोरोला का। अगर इन सब कोरोला के वेरिएशन में से कोई कोरोला का वेरिएशन पूछा गया तो ये डेडली श्योर है कि वो आपसे पेप्लोनेसी ही पूछेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना, मुझे तो ऐसा लगता है इस तरह से होता है इसका रीजन। ये अरेंजमेंट होता है। ऊपर का जो है ये बोला जाता है वेक्सिलम, वेक्सिलम या फिर फ्लैग इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है विंग्स और इसको बोला जाता है कील और कैरिना भी इसको बोला जाता है, CARINA, कैरिना, कील और कैरिना। बेसिकली ये है 5 पैटर्न्स, पेप्लोनेसी फैमिली में 5 पैटर्न्स मिले होते हैं और ये 5 पैटर्न इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो पैटर्न है ये जो सबसे ऊपर वाला पैटर्न है ये कैसा होता है, बड़ा पैटर्न होता है जो बाकी के नीचे के पैटर्न्स को कवर करके रखता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बाकी सारे पैटर्न्स में से ये पैटर्न कैसा है, रिप्रेजेंटिंग पैटर्न है, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर वाला पैटर्न इसको बोला जाता है मैक्सिलम और फ्लैग। इसके नीचे ये क्या है, इसके 2 और पैटर्न्स हैं जो विंग्स की तरह, मतलब 2 बाजुओं की तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोला जाता है विंग्स। और नीचे के जो पैटर्न्स हैं दे आर बोट शेप्ड लाइन, ठीक है। आप देख सकते हैं बोट जैसी स्ट्रक्चर बन रही है जो कि एक पोजीशन में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बुक्स ऐसी हैं जो ये रेफर करती हैं कि ये नीचे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ये रेफर करती है कि नीचे से जुड़े हुए नहीं होते। बट स्टिल अभी यही माना जाता है कि नीचे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप अगर किसी बुक में इनको मतलब अलग से पढ़ लेते हैं तो इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो नीचे के ये क्या रहते हैं, इसके सबसे पोस्टीरियर साइड के जो पैटर्न्स होते हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं और इनको बोला जाता है कील और कैरिना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पेप्लोनेसी फैमिली का, ठीक है। इसके बाद रोटेट, रोजिएस, लिक्यूलेट ये पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आपको दे रखी है तीनों। इसके बाद आ जाओ सीधा एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं देखिएगा, चलिए वेलवेट, ट्विस्टेड, इंट्रिकेट, कंफ्यूजियस, ठीक है। ये 4 मेन, ये 4 एस्टिवेशन होते हैं। वेलवेट क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एस्टिवेशन किस चीज को कहते हैं, पहली बात तो ये समझे। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट की जो पैटर्न्स या जो सैपल्स लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, एक दूसरे से वो किस तरीके से अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, ठीक। तो वेलवेट किसको बोलते हैं, जब जितने भी जो भी पैटर्न्स हैं, सैपल्स हैं, एक दूसरे के पास हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं। जैसे मैंने 4 ही बना लिए, जैसे हम 5 का अरेंजमेंट लेके चलते हैं, मेन हम 5 मान के चलते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के पास हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है, दैट एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। इसके बाद आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है कि जब यही पैटर्न कैसे हो, उनका एक पॉइंट अंदर हो और एक पॉइंट बाहर हो। फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चल रही हूँ कि ये वाला पॉइंट अंदर है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। अब इस वाले का ये वाला पॉइंट बाहर है तो इसका नेक्स्ट कैसे होगा, इस तरीके से, इसका नेक्स्ट इस तरीके से और इसका नेक्स्ट इस तरीके से।
अरे बात समझ में, यानी कि एक पॉइंट अंदर, एक पॉइंट बाहर, एक पॉइंट अंदर, एक पॉइंट बाहर, एक पॉइंट अंदर, एक बाहर, ये अंदर, ये वाला बाहर और ये वाला बाहर, ठीक है। तो ट्विस्टेड क्या रहता है, जब जितने भी पैटर्न्स या सेपल्स अरेंज हैं वो कैसे हैं, एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट होगा बाहर, तो वो होता है ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद इंट्रिकेट, जब किसी कोई पैटर्न और सेपल में एक पूरी तरह अंदर और एक पूरी तरह बाहर, ठीक है। अच्छा, इंट्रिकेट को भी फिर दो में डिवाइड कर दिया गया है, आपको दो में पता चल जाएगा, आप जब पढ़ेंगे, हम जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो उनमें दे रखा है। हालांकि अगर आप खाली इंट्रिकेट वहां पर एस्टिमेशन लिख के छोड़ देते हैं तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेंडिंग इंट्रिकेट और एक होता है आपका डिसेंडिंग इंट्रिकेट, ठीक है। अगर सबसे नीचे वाला पोस्टीरियर वाला, अगर पोस्टीरियर वाला पैटर्न सबसे अंदर होता है तो हम उसे बोलते हैं आपका असेंडिंग इंट्रिकेट, अगर पोस्टीरियर वाला, और सबसे ऊपर वाला एंटीरियर वाला अगर अंदर है तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। बट इट इज नॉट फॉर यूजफुल, आप लोग इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इंट्रिकेट लेके छोड़ते हैं और हम उसमें फिर ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं है। ये काम कब आता है बच्चों, जब हमें फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है, तो मोस्टली बच्चे फ्लोरल डायग्राम नहीं बना के आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं है कि मैडम फ्लोरल डायग्राम हम बना रहे हैं इसका मतलब हमें लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। असेंडिंग इंट्रिकेट और डिसेंडिंग इंट्रिकेट ये याद रखने की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में हमें सब बनाना पड़ता है, पैटर्न सर्कल सबका अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, तो उस टाइम पर हमें याद रखना पड़ता है कि इंट्रिकेट भी है तो कैसा इंट्रिकेट है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप सबसे ऊपर वाला अंदर बनाएंगे या सबसे नीचे वाला अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हमें इसे याद रखना पड़ता है कि इंडिकेट कौन सा है। अगर आप केवल लिख रहे हैं तो लिखने में आप केवल इंडिकेट लिख के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इंडिकेट क्या होता है, जब एक पूरी तरह अंदर हो और एक पूरी तरह बाहर हो, और क्विंक्विशियल में दो पूरी तरह अंदर है, दो पूरी तरह बाहर है और एक अंदर है। हम इधर नॉर्मल 5 का वेरिएशन लेके चलते हैं, 5 हम सैंपल लेके चलते हैं, जरूरी नहीं है 5 में, सब में किसी में 4 भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको क्रूसीफेरी फैमिली बताई, क्रूसीफेरी फैमिली में कितनी 4 है, 4x सभी तो लिखते हैं, उसमें 4 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में मतलब 5 हो या 4 हो, वो सबके अलग अलग है, ठीक। तो वेलवेट कंडीशन में एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब टच नहीं है, एक दूसरे के पास है। ट्विस्टेड में एक अंदर एक बाहर, इंडिकेट में एक पूरी तरह अंदर और एक पूरी तरह बाहर, बाकी सारे ट्विस्टेड होते हैं। जबकि क्विंक्विशियल में दो पूरी तरह अंदर, दो पूरी तरह बाहर और एक अंदर बाहर है, ट्विस्टेड कंडीशन में। आपके डायग्राम में यहाँ शो किए हुए हैं, तो आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में पेरियन, पेरियन सब जानते हैं क्या है, मैंने कल भी बता दिया था। पेरियन, when you can't differentiate between the sepal and petals, then this condition is called पेरियन, ठीक है। पेरियन की इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, टैपल्स। अगर पेरियन फ्यूज है गेमोफिलस, अगर पेरियन अलग है तो पॉलीफिलस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंडीशन एंड्रोशियम। ये तो कंडीशन तो हुई सारी, हमने किसकी पढ़ ली, कोरोला की कंडीशन पढ़ ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंड्रोशियम की कंडीशन। एंड्रोशियम, ठीक। एंड्रोशियम में सबसे पहले कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, और वॉल के भी हम इसको बोलते हैं। कोहेजन और एडेशन। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन बोलते हैं जब अपने आप से जुड़ा हो, और एडेशन बोलते हैं जब किसी और चीज से जुड़े हुए, ठीक है। तो कोहेजन और एडेशन दो चीज होती है। कोहेजन में कंडीशन में कौन कौन सी दे रखी है, एक सबसे पहले दे रखी है मोनोडल्फस। मोनोडल्फस क्या है, मोनोडल्फस में जब सभी के सारे स्टेमन्स क्या है, आपस में फ्यूज है और एक ग्रुप बना रहे हैं, सारे के सारे स्टेमन फ्यूज है, क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो कंडीशन क्या हो जाती है, मोनोडल्फस। अच्छा, एक चीज और है, जो अडल्फस कंडीशन हम बात कर रहे हैं, अडल्फस कंडीशन हम बात करते हैं ओनली फिलामेंट फ्यूज, नॉट ऑल ओवर द स्टेमन। हम ऑल ओवर द स्टेमन की बात नहीं कर रहे हैं, एडल्फस कंडीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, फिलामेंट की। अगर आप देखें तो ये 3 पार्ट्स में होता है इस तरीके से,
ये ऊपर रहता है एंथर वाला पार्ट, इसको एंथर वाला पार्ट बोलते हैं, ये एंथर वाला पार्ट है। नीचे होता है ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, और जहां पर ये एक दूसरे से मिलते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, ठीक बच्चों। तो एडेल्फस कंडीशन जो हम बात करते हैं, एडेल्फस कंडीशन में बात करते हैं जब हम फिलामेंट्स फ्यूज की बात करते हैं। मोनोडेल्फस सारे के सारे फिलामेंट्स एक में फ्यूज है। मालवेसी आप इसको मार्क करेंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वहां में लिखना होता है, याद करना रहता है। तो मालवेसी में कौन सी कंडीशन मिलती है? मोनोडेल्फस कंडीशन मिलती है। डाइडेल्फस, डाइडेल्फस हम कहते हैं जब दो में फ्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, पैप्लियोनेशी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दो में फ्यूज कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी के 10 स्टेमन है, 5-5 के दो ग्रुप बन जाए, 7 और 3 का दो ग्रुप बन जाए, 6 और 4 का दो ग्रुप बन जाए, तो दो ग्रुप कैसे बन सकते हैं? लेकिन पैप्लियोनेशी का ये क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पैप्लियोनेशी फैमिली में क्या रहता है, एक केवल अकेला रहता है और बाकी के 9 क्या रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। एक अकेला रहेगा स्टेमन और बाकी के 9 क्या रहते हैं, फिलामेंट से फ्यूज रहते हैं। तो ये पैप्लियोनेशी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको जो डायडाल्फस में दे रखा है कि ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म 2 यूनिट्स, आप बस इतना इसको देखें क्योंकि बाकी का जो पार्ट दे रखा है वो पैप्लियोनेशी के लिए दे रखा है, ठीक है। पॉलीएडेल्फस क्या होता है, जब 2 से ज्यादा यूनिट्स में फ्यूज होते हैं तो वो कंडीशन पॉलीएडेल्फस होती है। सिनजेनेशियस, सिनजेनेशियस क्या होता है, एडेल्फस कंडीशन में बात करें जब फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं। सिनजेनेशियस में जब एंथर फ्यूज होते हैं, फिलामेंट्स फ्री है लेकिन एंथर फ्यूज है, तो वो कंडीशन हो जाती है सिनजेनेशियस। इसके बाद है सिनेंड्रस, सिनेंड्रस क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज्ड है, ठीक है। सिनेंड्रस और सिनजेनेशियस, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें एंथर फ्यूज्ड है और किसमें पूरा एंथर फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिनजेनेशियस में बात करते हैं जब केवल एंथर फ्यूज्ड होता है, और सिनेंड्रस में बात करते हैं जब पूरा की पूरा स्टेमन फ्यूज्ड होता है, ठीक है। इसके बाद पॉलीएंड्रस, तो वो नाम से समझ में आ रहा है, पॉली का मतलब अलग अलग, तो सभी अलग अलग होते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कोहेशन की। कोहेशन के बाद नेक्स्ट है आपका अडेशन। अडेशन में हम बात करते हैं कि जब वो किसी और से अटैच्ड है, आपस में अटैच्ड है वो एक बात अलग है, लेकिन जब वो किसी और से भी अटैच्ड है तो हम बात करते हैं उसमें अडेशन की। जैसे एपिपेटलस, ठीक है, एपिपेटलस, एपिटेपलस और गायरेंड्रस। एपिपेटलस नाम से समझ में आ रहा है, पेटल्स, यानी कि स्टेमन किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है। एपिटेपलस नाम से समझ में आ रहा है, टेपल से, दैट मींस पेरियन से फ्यूज है। गायनेंड्रस, गायनेंड्रस नाम से समझ में आ रहा है किससे फ्यूज है, गायनोशियम से फ्यूज है। अब इसमें कह रहे हैं आपको कैसे वो याद रखना पड़ता है, हमें फ्लोरल फार्मूला में ये याद रखना पड़ता है। क्यों, जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो फ्लोरल फार्मूला लिखने पर हम पहले हम लिखते हैं कैलिक्स के बारे में, देन हम लिखते हैं कोरोला के बारे में, फिर हम लिखते हैं एंड्रोशियम के बारे में, और फिर हम लिखते हैं गायनोशियम के बारे में। तो अगर कंडीशन एपिपेटलस है तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर कंडीशन गायनेंड्रस है तो हम बनाएंगे इसको इस तरह से, ठीक है। और अगर कंडीशन एपिटेपलस है, टेपलस का मतलब पेरियन से, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, केवल क्या होगा, पेरियन होगा यहाँ पर, दोनों को तो लिखेंगे नहीं, पेरियन, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ऊपर ये जो आधा चंद्रमा लाइन जो स्ट्रक्चर दिखता है वो किसको दिखाता है, इनके फ्यूजन को, अडेशन को दिखाता है, क्लियर। इसके बाद है इंसर्शन ऑफ स्टेमन्स, यहां तक सब क्लियर बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंसर्शन ऑफ स्टेमन, इंसर्शन ऑफ स्टेमन में हेप्लोस्टेमिनस, डिप्लोस्टेमिनस और पॉलीस्टेमिनस। इसमें जनरली ये बात करते हैं कि स्टेमन का नंबर क्या है, ठीक है। हम इसमें बात करते हैं स्टेमन का नंबर क्या है, कि मान लो अगर कंडीशन अगर ये है कि सेपल और पेटल है और उसी के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 सेपल और पेटल है और 5 के आपके क्या है, आपके स्टेमन्स है, यानी कि नंबर क्या है इनका, इक्वल है, तो कंडीशन कौन सी होती है, हेप्लोस्टेमिनस। कंडीशन क्या है, हेप्लोस्टेमिनस। तो आप इसमें इतना ही बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेमन जनरली इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल, ठीक है। दूसरा है डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस में क्या है, इन दिस केस देयर आर 2 walls of stamen arranged in alternate walls. In डिप्लोस्टेमिनस condition the outer wall is placed alternate to the petals, while in of डिप्लोस्टेमिनस outer wall is opposite the petals. डिप्लोस्टेमिनस में जो स्टेमन्स होते हैं वो किसमें है, 2 ग्रुप्स में, 2 वॉल्स में। डिप्लो का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसे रहते हैं, 2 ग्रुप्स में रहते हैं, एक और दोनों ग्रुप्स में कितना याद रख लो, 2 ग्रुप्स में। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको
जैसे मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, पेटल्स है, तो अगर स्टेमन किस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है आपके स्टेमन्स है, तो ये कैसे है, ऑल्टरनेट, क्या है ये, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, नहीं है ऑल्टरनेट, लेकिन अगर कंडीशन कैसी हो जाए, ये वाली, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो ये कैसे हो जाएंगे, अपोजिट, इनको क्या बोलते हैं फिर, अपोजिट। जब ये एक दूसरे के नीचे आ जाए तब उनको बोलते हैं अपोजिट, और जब ये कैसे हो, इस तरह से इनके फ्यूजन में लगे हुए हो, जहां पर दो स्टेमन फ्यूज हो रहे हैं, से परेशान कर दिया है, जब दो स्टेमन जहां फ्यूज है, वहां पर अगर स्टेमन, जहां दो पेटल जहां फ्यूज है, वहां अगर स्टेमन मौजूद है, तो उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट कंडीशन। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपको केवल मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कोई आपसे डायरेक्ट पूछने नहीं बैठा, व्हाट इज द हेप्लोस्टेमनस कंडीशन, व्हाट इज द डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, जो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है वो आपको मार्क कराते जाएंगे। ये केवल आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द आपका जो वो है पूरी फैमिली, तब आती है ये टर्मिनोलॉजी, वहां कोई नहीं बोलेगा कि अल्टरनेट अरेंज है, या कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अपोजिटली अरेंज है, वहां सीधा सिर्फ वर्ड आएगा हेप्लोस्टेमनस कंडीशन या डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, तो आपको पता होना चाहिए होते क्या है, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद में पॉलीस्टेमनस, नाम से समझ में आ रहा है, डिप्लो का मतलब दो वॉल्स है, पॉली का मतलब कई वॉल्स में अरेंज होते हैं स्टेमन्स। ठीक है, तो दैट कंडीशन इज पॉलीस्टेमनस। इसके बाद में साइज ऑफ स्टेमन, स्टेमन का साइज क्या हो सकता है भाई, स्टेमन बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो इसको लेकर दो कंडीशन है, डायनामस और टेट्राडायनामस। डायनामस और टेट्राडायनामस ये दो ही है जो साइज के बारे में बात करते हैं, एक्सर्टेड और इंसर्टेड, तो ये अलग अलग चीज है। ठीक है, कैसे वो मैं बताती हूँ। देखो डायनामस कंडीशन में इसमें क्या बोला है, चार स्टेमन है, वो सॉरी 6 स्टेमन है, जिसमें सॉरी 4 है, जिसमें से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। आप भाई एक चीज आप क्या करिए, जब मैं डायग्राम बनाती हूँ ना, तो इस तरह से मार्क करके चला करिए, जैसे ये है इस वाली बुक में, तो आप बना के चला करिए, ये छोटे छोटे से डायग्राम बाद में बनाया है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ये चीज, तो जहां मैंने बनाया है, जहां पर ये लिखना है वहीं तो बना दो, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में इजी रहता है। जैसे अब ये डायनामस कंडीशन है, तो डायनामस कंडीशन में 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो हम कैसे बना लेंगे, एक बड़ा ये, एक छोटा ये और एक छोटा, तो 2 बड़े और 2 छोटे। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, डायनामस कंडीशन। फिर अगला है टेट्राडायनामस कंडीशन। टेट्राडायनामस कंडीशन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, डायनामस में लिख दो 4 बगल से, और टेट्राडायनामस में लिख दो 6 होते हैं। अब इसमें 6 कैसे है, इसमें तो 2 बाहर के बड़े हैं, 2 अंदर के छोटे हैं, इसमें उल्टा हो जाता है, टेट्राडायनामस में 4 बीच के बड़े होते हैं, ठीक है, और 2 बगल के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, 4 बीच के क्या है, बड़े हैं, जबकि 2 बगल के क्या है, छोटे हैं। एक्सर्टेड और इंसर्टेड, एक्सर्टेड और इंसर्टेड, एक्सर्टेड और इंसर्टेड जो होते हैं, ये कंडीशन बताती है कि जो एंथर है वो कहां की तरफ ओपन होगा। अगर एंथर जैसे क्या होता है, जनरली क्या है, इसी तरह से लगे होते हैं, अगर मैं इनका अरेंजमेंट बताऊं, तो अरेंजमेंट में ये किस तरह से लगे होते हैं, बीच में होता है गाइनोशियम, ठीक है, और बगल में लगे होते हैं स्टेमन। तो अगर स्टेमन अंदर की तरफ खुलते हैं, यानी कि जहां गाइनोशियम है अगर अंदर की तरफ खुलते हैं, तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी इंसर्टेड कंडीशन। और अगर ये स्टेमन बाहर की तरफ ओपन होते हैं, यानी कि आउटसाइड द आपका गाइनोशियम, तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी एक्सर्टेड। इसका मतलब एक्सर्टेड और इंसर्टेड कंडीशन कहीं ना कहीं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पांसिबल होंगे। अगर कंडीशन इंसर्टेड रहेगी तो चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा रहेंगे, और अगर कंडीशन एक्सर्टेड रहेगी तो चांसेस कहीं ना कहीं आपके क्रॉस पॉलिनेशन के रहेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से घूम के पूछा जा सकता है कि एक्सर्टेड कंडीशन में कौन सी पॉलिनेशन रहेगा या इंसर्टेड कंडीशन में कौन सा पॉलिनेशन रहेगा। ठीक है, हो सकता
भाई मैंने ये नहीं बोला कि उसमें केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, मैंने बोला चांसेस, क्योंकि सेवंस की जो एंथर है, एंथर भाग जो है बाहर की तरफ खुल रहे हैं, तो चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन की या सेल्फ पॉलिनेशन की कम होते हैं, ये मैं बोल रही हूँ। बाकी ऑब्वियस बात है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद है नंबर ऑफ थीका, एंथरलोब्स, मोनोथीकस और डाइथीकस। ठीक है, मोनोथीकस में क्या होगा कि केवल इस तरह से एक लोब, एक प्लस और एक है, ठीक है, एक ही लोब है, एक ही लोब है, जिसमें क्या है आपके, ये एक थीका, ये है भाई, ये एक थीका नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, जनरली क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसको एक थीका मानते हैं, ये एक थीका, ठीक है। तो एक थीका केवल एक ही लोब होता है इसमें, तो हम कहते हैं केवल कितने स्पोरेंजिया बनेंगे, 2 स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और डायथीकस कंडीशन, एक इसमें 2 लोब होंगे इस तरह से, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो आपको जनरली ये चीज आई गेस पता होगी। तो ये होती है मोनोथीकस कंडीशन और ये होती है आपकी डायथीकस कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फिक्सेशन ऑफ स्टेमन। नेक्स्ट फिक्सेशन ऑफ स्टेमन। फिक्सेशन ऑफ स्टेमन में क्या कौन कौन से हैं, एडेनेट, बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स और वर्सेटाइल। देखिएगा, एडेनेट कंडीशन और बेसिफिक्स कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किसी हद तक सेम होती है, लेकिन अंतर क्या होता है ये देखिएगा। बेसिफिक्स जो होते हैं इसमें जो फिलामेंट होता है, बेसिफिक्स में जो फिलामेंट होता है वो एंथर के केवल बेस तक होता है, जैसे तो ये दोनों ऊपर के स्टेमन एंथर पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं और फिलामेंट केवल नीचे से होता है, केवल नीचे जुड़ा होता है, यानी कि बेस तक जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, बेसिफिक्स, जब फिलामेंट कहां जुड़ा हुआ है, केवल एंथर के बेस पर जुड़ा हुआ है। जब फिलामेंट इन दोनों एंथर लोब्स के पूरे में रन करता है, यानी कि ये इनके पूरे में रन करेगा, इसका मतलब अभी तो ये किस तरह से, ये इस तरह से दिखता है, अभी तो ये क्या ऐसे जुड़े हुए हैं, तब ऐसा लगता है कि एक फिलामेंट में 2 लेटरल तरीके से कोई चीज जुड़ी हुई है, भाई पूरा एक फिलामेंट है, उस पर जैसे मान लीजिए फिलामेंट है तो एक इधर और एक इसके इधर, इस तरह से 2 कोई चीज जुड़ी हुई है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। पूरा की पूरा फिलामेंट है, फिलामेंट में 2 कोई लेटरली जुड़ी हुई है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, एडेनेट कंडीशन, ठीक है। डॉर्सिफिक्स और वर्सेटाइल ये दो कहीं हद तक सेम होते हैं, दोनों में ही, डॉर्सिफिक्स में भी और वर्सेटाइल में भी जो फिलामेंट है वो डोर्सल साइड या मैं कहूं पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये इस तरह से एंथर है, ठीक है। अब डॉर्सिफिक्स और वर्सेटाइल में एंथर क्या होगा, वर्सेटाइल नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि वर्सेटिलिटी प्रेजेंट होगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो डॉर्सिफिक्स में तो जैसे मान लो ये इसका वेंट्रल साइड, ये इसका डोर्सल साइड, इस तरह से, तो पूरी इस तरह से अच्छे से जुड़ा रहता है, सो दैट दिस एंथर लोब कांट मूव, ये जो एंथर लोब है ये मूव नहीं कर सकता। बट इन द वर्सेटाइल कंडीशन में बहुत हल्के से जुड़ा हुआ होता है ये, so that the anther lobe can move wherever it wants, जहां भी वो चाहता है वो वहां पर मूव कर सकता है, क्लियर। तो डॉर्सिफिक्स और वर्सेटाइल कहीं हद तक सेम होते हैं और एडेनेट और बेसिफिक्स कहीं हद तक सेम होते हैं, क्लियर। तो ये होता है इनका
फिक्सेशन। देन इसके बाद है डेहिसेंस। डेहिसेंस में कि वो किस तरह से ओपन होगा, ठीक है, तो उसका ओपन होने का तरीका क्या है? इंट्रोज, आपको नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रोज और एक्सट्रोज। इंट्रोज किसमें प्रेजेंट होगा? इंसर्टेड कंडीशन में, और एक्सट्रोज किसमें होगा? एक्सर्टेड कंडीशन में। इंट्रोज का मतलब क्या है कि जब एंकर लोब अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है, उसमें जो स्प्लिट बनेगा, उसमें जो स्लिट बनेगा वो अंदर की तरफ बने और वो अंदर की तरफ गिरे, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है वो गाइनोशियम में गिरे या अंदर की तरफ गिरे, तो वो होता है इंट्रोज कंडीशन। जब पोलन ग्रेन बाहर की तरफ गिरे, एक्सर्टेड कंडीशन होगी तो वो बाहर की तरफ गिरेंगे, तो वो होता है एक्सट्रोज कंडीशन। इसके बाद लेट्रोज, पोरस और इररेगुलर। लेट्रोज नाम से समझ में आ रहा है, लेटरल, ठीक है, यानी कि लेटरल, उसमें कोई भी स्लिट बनेगा, जैसे मान लो पूरा एंकर लोब है यहाँ पर, तो इसमें ये यहाँ पर कोई भी लेटरल है, इसमें कोई कट लगता है या स्लिट लगता है, देन पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो वो होगा लेटरल कंडीशन। पोरस, अगर एक पोर बनता है, जैसे मान लो इसके टिप पे यहाँ पर कोई पोर बन जाए, ठीक है, और तब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, डेहिसेंस होता है, तो वो पोरस कंडीशन। इररेगुलर, इररेगुलर कहीं से भी एंकर लोब ब्रेक हो जाता है और सारे की पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, तो इररेगुलर कहीं से भी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये आपको आराम से शब्दों से समझ में आ रहे हैं उससे, तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम गाइनोशियम। चलो गाइनोशियम, गाइनोशियम में देखो कार्पस का, गाइनोशियम में किसको बोलते हैं? वॉल्स ऑफ कार्पर, यानी कि ग्रुप ऑफ कार्पर। मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, टेट्रा, पेंटा, मल्टी। आपको समझ में आ रहा है आराम से? जब सारे की सारे कार्बन फ्यूज होकर एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि एक सिंगल बनाते हैं, एक सिंगल कार्बन बनाते हैं, तो मोनोकार्पलरी 2 कार्बन्स में बनते हैं, बाइकार्पलरी 3 में, ट्राई, टेट्रा 4, पेंटा 5 और मल्टी बहुत सारे, ठीक है। ये आपको आराम से शब्दों से समझ में आ रहा है इनके। इसके बाद कोहेजन, सेम वही एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस जब सब अलग-अलग है कार्बन, देन कंडीशन इज कार्पा। एपोकार्पस और सिनकार्पस जब सारे के सारे कार्बन क्या है? फ्यूज्ड है, देन सिनकार्पस। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स इन ओवरी, ओवरी में लॉक्यूल्स की क्या नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स इन ओवरी, और इसी पर अकॉर्डिंगली डिसाइडेड रहता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है प्रेजेंटेशन, वन वर्ड क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन आता है। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स यूनिलॉक्यूलर, यानी कि सारी की सारी, भाई लॉक्यूल किसको बोलते हैं? पहली बात तो कंडीशन देखें तो गाइनोशियम में क्या होता है भाई, इस तरह से होता है, ये ऊपर का स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ऐसे ही होता है भाई, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो फ्यूजन हम बात करते हैं, वो फ्यूजन हम किसका बात करते हैं? ओवरी का फ्यूजन बात करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा पूरा जुड़ जाए, हो सकता है पूरा जुड़े और हो सकता है ना जुड़े, ठीक है, लेकिन यहाँ जो फ्यूजन बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? ओवरी के फ्यूजन की बात करते हैं, कि जो ओवरी है वो फ्यूज हो रही है। तो जब सारी की सारी गाइनोशियम की ओवरी फ्यूज होकर एक लॉक्यूल बनाती है, दैट मींस यू कांट डिफरेंशिएट हाउ मेनी ओवरीज आर फ्यूज्ड। आप नहीं बता सकते कि कितनी ओवरीज फ्यूज हुई है। इन दैट कंडीशन क्या होता है? यूनिलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल। बाइलॉक्यूलर, आप नीचे डायग्राम भी देखते हो, चलना बच्चों। बाइलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर में 2 लॉक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ट्राइलॉक्यूलर 3 लॉक्यूल्स, टेट्रालॉक्यूलर 4 लॉक्यूल्स, पेंटा 5 और मल्टी कई सारे लॉक्यूल्स। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंगली रहता है आपका प्रेजेंटेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। व्हाट इज द प्लेसेंटा? अगर हम अपने अंदर की बात करें, मतलब ह्यूमंस में भी बात करें, तो ह्यूमन में भी फीटस जिस चीज से, मदर से जुड़ा हुआ है, जिस पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो सेम इन द प्लांट, ओव्यूल क्या है? उसका फीटस ही है भाई, ऑब्वियस बात है, उसका सीड है जो बाद में सीड बनेगा। तो ओव्यूल क्या है? उसका पार्ट है, एम्ब्रियो है। तो जिस चीज से वो आपकी ओवरी से, यानी कि प्लांट की ओवरी से जुड़ा हुआ है, दैट इज द प्लेसेंटा। वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके भी टाइप्स हैं, मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री, सेंट्रल। देखिएगा डायग्राम साथ में देखते हुए चलना, नीचे आपको बने हुए हैं। मार्जिनल, जब ओव्यूल, मार्जिनल कंडीशन जो होती है बच्चों, ये मेनली प्रेजेंट होती है यूनिलॉक्यूलर। लॉक्यूल कितना रहता है? एक रहता है। और ये कहाँ बनते हैं? जैसे एक लॉक्यूल है
बंद हुआ है वही की तरफ से क्या बन जाता है, इसमें एक ओव्यूल बनता है, वही लगता है एक ओव्यूल। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, मार्जिनल, जब मार्जिन पर लगा होता है। बेसल, देखो इसमें और बेसल में अंतर क्या होता है, मार्जिनल में ऊपर से लगता है, यानी कि जहां फ्यूज हुआ है वहां ऊपर से, बेसल में नीचे से लगता है, ठीक है, सिर्फ इतना अंतर होता है मार्जिनल में और बेसल में। इसके बाद है एक्साइल। एक्साइल सबसे इजी होता है। एक्साइल वो प्रेजेंटेशन है जिसमें यू कैन टेल या यू कैन डिफरेंशिएट हाउ मेनी लॉक्यूल्स और हाउ मेनी ओवरीज आर फ्यूज्ड। जितनी ओवरीज फ्यूज होती है उतने लॉक्यूल्स बनते हैं एक्साइल कंडीशन में। अगर 5 लॉक्यूल्स बन रहे हैं दैट मींस 5 ओवरीज फ्यूज होती है, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्साइल, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ज्यादातर फैमिलीज में हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नीचे डायग्राम साथ में लिखते हैं चलो बच्चों। देखो इसमें आपको दे रखा है हियर द नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉक्यूल्स। कार्बन और लॉक्यूल का नंबर सेम रहता है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट हाउ मेनी ओवरीज और हाउ मेनी कार्बन आर फ्यूज्ड। देन इसके बाद पेराइकल। पेराइकल भी बहुत इजी होता है। देखो पेराइकल और एक्साइल इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम ये कहते हैं कि एक्साइल में तो क्या है, जैसे मान लो 3 लॉक्यूल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में 3 लॉक्यूल्स फ्यूज हुए, तो हमने कहा कि 1 2 और 3 इस तरह से फ्यूज हुए। तो एक्साइल में क्या हुआ, ये इस तरीके से मिल गए, ठीक है। इनकी क्या हो गई, ये आपस में लॉक्यूल डिफरेंशिएट हो गए और 3 लॉक्यूल्स बन गए। जब ये फ्यूज तो नहीं होते हैं, यानी कि फ्यूज तो नहीं हुए, लेकिन जो ओव्यूल लगता है, जो ओव्यूल लगता है वो कहां लगता है, वो लगता है एक लॉक्यूल के फ्यूज होने की जगह। जैसे कि यहाँ पर फ्यूज हुए हैं तो यहाँ पर फ्यूज हुए, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एक फ्यूज हुए। तो प्लेसेंटा प्लेस और ओव्यूल्स आर अरेंज्ड वेयर द लॉक्यूल्स और वेयर द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। तो आप देखिए कार्पल आर फ्यूज्ड बाय देयर मार्जिन। कार्पल अपने मार्जिन से जुड़े हुए रहते हैं वेयर प्लेसेंटा इज प्रेजेंट हियरिंग द ओव्यूल, ठीक है। आप नीचे डायग्राम देखते हुए चलना बच्चों। देन इसके बाद है फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल और पेराइटल में क्या अंतर है ये देखिएगा। पेराइटल में तो हमने ये कहा था कि कहां लग रहे हैं, मार्जिन में लग रहे हैं जहां पर कार्पल फ्यूज होते हैं। फ्री सेंट्रल में कहां लगते हैं, ये सेंटर में लगते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है जो फ्री सेंट्रल वाली कंडीशन है। फ्री सेंट्रल वाली कंडीशन में क्या माना जाता है, जैसे मैंने आपको एक्साइल बताया, तो एक्साइल में क्या कहा कि 1 2 और ये 3 लॉक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये तीनों कहां मिलते हैं, सेंटर में इस तरह से मिले, ठीक है। और अब ये सेंटर में ही क्या बनेंगे, ओव्यूल्स बनते हैं, ठीक है। सेम यही कंडीशन है एक्साइल में यही होती है। फ्री सेंट्रल में क्या माना जाता है कि पहले तो ये एक्साइल रहता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसकी जो मार्जिन है ये डिस्टिंग्विश नहीं होती है, यानी कि ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, केवल क्या रह जाता है, सेंटर रह जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ओव्यूल्स कहां प्रेजेंट रह जाते हैं, केवल सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल कंडीशन, ठीक है। देखो आपको उसमें दे रखा है here the presentation is exiled at first but later the septa break and placenta remain in center with ovules, hence it is called free central। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट है आपका जो पीछे नहीं दिया हुआ सुपरफिशियल, जो आपके डायग्राम में दिया है। सुपरफिशियल है जब ओव्यूल्स ऑल ओवर द ओवरी वॉल प्रेजेंट रहते हैं, पूरी ओवरी वॉल पर प्रेजेंट है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल, क्लियर। अब इसके बाद आपका स्टिग्मा वगैरह ये तो हो गया, मतलब कि कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक आपका फ्लोरल टर्म हो गई है, केवल अब आपकी फ्लोरल फॉर्मूला के टर्म्स बची हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने के लिए वो हम आपकी कल बात करेंगे। इसके बाद फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कल हम कोई एक नया आपकी देखकर एक नई फैमिली शुरू करेंगे पढ़ाना, ठीक है। और बुक लेके आइए।